नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं हर रोज 5 बजे होती है 5 की पड़ताल, लेकिन इस वक्त दुनिया में एक विषय पर बड़ी पड़ताल चल रही है। ग्लोबली उस पर हर कोई बात कर रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, ऑयल एक्सपर्ट हो, डिफेंस एक्सपर्ट हो, बिजनेस एक्सपर्ट हो, उन सब की निगाहें सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध पर आकर टिक गई हैं। और सभी के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मिडल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का वो एक बयान जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि आखिर ईरान पर जो प्रहार शुरू हुआ है, हमने सिर्फ 1 घंटे की स्ट्राइक में टॉप लीडर को, सुप्रीम लीडर को टारगेट किया। हमने ईरान को नहीं, ईरान के घमंड को मिट्टी में मिलाया है। ट्रंप ने वार्निंग दी है, ये जंग जो है 4 से 5 हफ्तों तक चलेगी। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी बूट ईरानी सरजमी पर होंगे, यानी ग्राउंड ऑपरेशन। अभी तो 8 स्ट्राइक्स हो रही हैं, देन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मानो प्रण ले लिया हो। नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह संघर्ष अंतहीन नहीं होगा, हम वर्षों तक इंतजार नहीं करने वाले हैं। प्रहार जो है वो बहुत बहुत जबरदस्त होगा और निर्णायक होगा। यानी इजरायल अब आर पार के मूड में है। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठेगा? जवाब है नहीं। ईरान ने दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान किया है। यानी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल अब रुक सकता है। अगर यह समुद्री रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ठहर सकती है। एक ब्रेकिंग है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। इजरायल पर ईरान के हमले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। ईरान ने इजरायल पर सबसे घातक मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। सेंट्रल ईरान से यह मिसाइल दागी गई है, कद्र हमाद बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि ईरान के पास लगभग ऑफिशियल अनऑफिशियली 3-4 हजार मिसाइलें हो सकती हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। और ईरान अब ये कह रहा है वी हैव नथिंग टू लूज। एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं ईरान हैज नथिंग टू लूज। तो यहां से जो होगा वो देखा जाएगा। आप देख रहे होंगे उस पूरे बंच ऑफ मुस्लिम कंट्रीज पर भी लगातार स्ट्राइक्स की जा रही है ईरान की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बिना सोचे समझे स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं बिल्कुल प्रिसाइज अटैक हो रहे हैं। अपनी मिसाइलों का सही इस्तेमाल ईरान कर रहा है। जो एक्सपर्ट्स देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि दुबई में जो अटैक हो रहे हैं, कतर में जो अटैक हो रहे हैं, ओमान में जो अटैक हुए हैं, यूएई में जो अटैक हुए हैं, ये आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बटन दबा दिया। तो मैं आपको बता दूं, तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने भी यूएई पर जो हमले हुए हैं उस पर चिंता व्यक्त की है। खाड़ी देशों में संघर्ष से हम लोग चिंतित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये बात सामने आई है। इस बीच मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस संघर्ष पर, इस अटैक पर भी, आप जानते हैं वहां पर भी लगातार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया है, इन हमलों को कंडेम किया है। साथ ही जो इंडियंस वहां पर फंसे हैं, जो इंडियन सिटीजन वहां पर फंसे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है। हालांकि ये जानकारी है कि दूसरी तरफ से भी प्रधानमंत्री को यह आश्वस्त किया गया है कि डोंट वरी, जितने भी इंडियंस हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार, हमारा प्रशासन प्रतिबद्ध है। अब प्रॉब्लम्स क्या कुछ चल रही है मैं ये समझना चाह रहा हूं। कल सबकी निगाहें थी डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अभी तो अटैक्स की सुनामी आएगी और अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड स्ट्राइक भी होगी, हमारी ग्राउंड फोर्स भी ग्राउंड पर उतरेगी। एक बहुत ही जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि टेंशन काफी ज्यादा है। वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दत्ता सर, नमस्ते कर रहा हूं। रोहित पोखरियाल आपको देखकर वैसे ही खुश हो जाता है,
लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको देखकर तो मैं खुश हूं, लेकिन अभी जो ताजा हालात हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, जिस तरह की बातें चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जरूर देखी होगी, वो कह रहे हैं कि अभी तो प्रहार और होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, 4 से 5 हफ्तों की बात वो कह रहे हैं, चीजें किस ओर इंगित कर रही है, क्या कुछ इंडिकेशन है सर, प्लीज? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका जिक्र आपने किया, ट्रंप साहब ने अपने देशवासियों को और विश्व को ये बताया कि किस तरह से ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अंजाम दिया, क्या हालात थे जिन्होंने मतलब इन हालातों तक अमेरिका को खींचा। लेकिन उसमें कुछ चीजें सत्य हैं, कुछ असत्य हैं। देखिए, अमेरिका की ये 8वीं मतलब कोशिश है चेंज ऑफ रिजीम की। वो कई बार पहले भी इस तरह के प्रयास कर चुका है, लेकिन इस बार उसने ठान ली थी कि साहब मैं ईरान में बिल्कुल चेंज ऑफ रिजीम लाके रहूंगा, और वहां के जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर वो, क्योंकि उनकी मेन नजर उनके संसाधनों पे है, रिजीम या लोगों के आवाम के खुशहाल होने पे या बदहाल होने पे उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जी। और उन्होंने जिस तरह से ये ऑपरेशन प्लान किया, हालांकि ये मतलब ऑपरेशन बिल्कुल इमिनेंट थे, काफी दिनों से युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट पोज किया है, वो विश्व के लिए एक मिसाल साबित होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान का घेराव किया है, जिस तरह से वहां की टॉप लीडरशिप का खात्मा किया है, मेरा मानना यह है कि यस, ईरान सपोर्ट करता है ऐसी दहशतगर्दी तंजीमों को, लेकिन उसको इन सब चीजें करने के लिए मजबूर किसने किया? अमेरिका ने किया। क्योंकि अमेरिका ने जब उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसको अपनी डिफेंस के लिए मौका नहीं दिया, तो उसने इन प्रॉक्सीज का सहारा लिया। आप ये देखिए, मतलब तालिबान को बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया। और फिर बाद में तालिबान अमेरिका के लिए एक नासूर बन के रह गया। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए अमेरिका की ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की जो नीति है, इस पे थोड़ा सा विश्व ने अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और रही बात ईरान की, ईरान ने अब तक, देखिए, ईरान अमेरिका के आगे कोई मिलिट्री माइट नहीं है, कोई उनका मुकाबला नहीं है। लेकिन देखिए, युद्ध में सबसे बड़ी चीज होती है जज्बात, जुनून, कुव्वत। वो जो मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार किया है ईरान ने, वो मेरे अपने तासुरात हैं, वो काबिल तारीफ है कि किस तरह से एक मतलब हाथी के आगे चींटी भारी पड़ रही है। ट्रू सर, ट्रू। आपने ओपनिंग दिया, मेरे साथ और भी गेस्ट है, लेकिन दत्ता सर आप जानते हैं, अगर मेरे सामने कोई मैन इन यूनिफॉर्म हो तो मैं और कहीं जा नहीं सकता। रियली प्लेजर। मैं आऊंगा आपके पास, एक ब्रेकिंग आई है, बाकी गेस्ट से भी तारुफ करा रहा हूं। बड़ी खबर आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान से भी बात की है। प्रधानमंत्री ने हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ साथ जो वहां पर फंसे इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनकी कुशलता को लेकर भी उन्होंने बात की है। और ऐसी जानकारी है कि आश्वासन यही मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत, अब देखिए कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं देखिए जो कहते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे शानदार रिश्ते हैं। कुछ कहते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, खलीफा बनने की चाहत। दूसरी तरफ वो एक पुराना स्लैंग आपने सुना होगा, डेथ टू अमेरिकन, डेथ टू इजराइल। और अब वहां से चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, बड़े पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया, अब तक का सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। तो मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे को संजीव सर नजर आ रहे हैं। संजीव सर, आपको नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कर रहा हूं। मेरे को अमेरिका से लाइव ज्वाइन कर रही हैं पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस। हालांकि मैं उनका सोशल मीडिया भी फॉलो करता हूं, तो बहुत सारी चीजें मुझे जो उन्होंने साझा की हैं वो भी पता है। मैं संजीव सर एक बार आपके पास आना चाह रहा हूं पहले, लेकिन मुझे, क्योंकि वी ऑल आर जेंटलमैन, हमें लेडीज फर्स्ट करना पड़ेगा। मुझे पूर्णिमा जी आपके पास आना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, ये पूरा संघर्ष, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते जरूरत पड़ी तो ग्राउंड स्ट्राइक भी हो सकती है, कितना इंपैक्ट जियोपॉलिटिक्स पर? थैंक यू सो मच रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके फिर से। नमस्ते, जय हिंद, हैप्पी होली। रोहित जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ये लॉन्ग एंगेजमेंट नहीं चाहते थे, ये शॉक्ड था बेसिकली। उनको ये वेनेजुएला के ऑपरेशन का मॉडल उनको लगा था कि वेनेजुएला में जैसे किया था, लिटरली फ्यू आवर्स ऑफ टैक्टिकल ऑपरेशन, सबको
जो hundreds, I've seen reports, at least 100 people were killed at that time. उसके बाद उनको इधर उठा के लेके आके लिटरली अमेरिकन कोर्ट में उनको जज उनको सेंटेंसेस सुनाया जा रहा है, उनका क्या क्राइम से. Yes. दिस इज सच ए इनक्रेडिबल सिचुएशन है. ईरान को उन्होंने ऐसे ही समझा था. सर ने थोड़ी देर पहले हाथी और चींटी के बारे में बोल रहे थे. मैं Yes. तो सोच रही थी हाथी और चींटी, हम सबको ऐसे ही लग रहा था कि ईरान तो एक वो 24 आवर्स ऑपरेशन में खत्म हो जाएगा. वो चींटी के जैसे ही वो लोग सोच रहे थे, कि मसल के लेकिन रख आप देंगे. सोचिए हाँ. वो तो लायन जैसा रोर कर रहा है. हाँ. डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली सोचा नहीं था, इसीलिए पहले तो इनिशियली 3-4 दिन बोला था, अभी उसके बाद 4-5 वीक्स बोल रहे. बिकॉज अगर ईरान उसको स्ट्रेच करके 1 महीना 1.5 महीना लेके जा सकता है, तब अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी एक शंका पड़ेगी. बिकॉज वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अटेम्प्ट. Okay. और हमारे लोगों को रिप्लेनिश करना, उनको मोरल ऊपर रखना और प्रोपेगेंडा जारी रखना, यहाँ पे लोगों को बार बार ये कहना कि हम विन कर रहे हैं, यूएस इज विनिंग, एक कांस्टेंट जो एजेंडा चलते रहेगा. इट विल आल्सो बिकम क्वाइट टायरिंग. लेकिन हो जाएगा. लेकिन दिस इज व्हाट दे प्लान्ड, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बैकफायर ग्लोरियसली फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर लिया है यहाँ पे. यही बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं. संजीव सर तुरंत आ रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है सरकार के सोर्सेज के हवाले से. एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख देता हूं जल्दी से. देखिए, ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत का स्टैंड क्या है, दुनिया जानना चाह रही है. भारत के पास जो है अभी 25 डेज का रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है. क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल का 25 दिनों का स्टॉक है, 25 डेज का स्टॉक है. और बाकी दिशाओं में भी सरकार लगातार काम कर रही है. सोर्सेज बता रहे हैं डोंट पैनिक, डोंट पैनिक. कई लोग ऐसे भी, अब जानते हैं ना, टीवी पर आना है तो कुछ भी बोलना है. सोशल मीडिया, हर हाथ में फोन है, हर आदमी अपने आप को पत्रकार और एक्सपर्ट ही समझ रहा है. अगर आपको सुनना हो तो पूर्णिमा जी को सुनिए, आपको सुनना हो संजीव सर को सुनिए, ब्रिगेडियर दत्ता को सुनिए, तब जाके कुछ चीजें करिए. अभी सरकार कह रही है डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट पैनिक. संजीव सर मैं आपके पास आ गया. संजीव सर मैं एक बार फिर से आपको नमस्ते कर रहा हूं. मुझे याद है जब ये खामेनेई की एलिमिनेशन की बात आई थी, मेरे साथ आप सबसे पहले जुड़े थे, बिल्कुल सुबह सुबह आप मेरे साथ जुड़े थे. और तब आपने एक टेक दिया था. मैं अपने गेस्टों की बात को, खासतौर पर संजीव सर हो या दत्ता साहब हो, तो उनकी बातों को मैं लिख लेता हूं. आपने कहा था रोहित आने वाले 3-4 हफ्ते देखिएगा, उसके बाद कुछ क्लियर होगा. कल डोनाल्ड ट्रंप आके भी वही बात कर रहे थे. मेरे मन में तुरंत आ गया कि संजीव सर भी इसी दिशा में इंगित कर रहे थे. सर अब यहां से टेंशन, एस्केलेशन और ज्यादा रीजनल वॉर की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं. क्या हो रहा है, प्लीज मुझे समझाइए. देखिए रोहित जी, जब इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने का, ये बहुत ही बड़ा एक्शन था. इसमें कोई दो राय नहीं है. और ये मेजर एक्शन था. इसको इतिहास में याद रखा जाएगा. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में भी और वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटना के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया है. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अब आगे क्या, प्रश्न ये है कि अब आगे क्या आगे दोनों ही जो अमेरिका और ईरान युद्ध में जाएंगे या आगे कोई डायलॉग में जाएंगे. और लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि समय आ चुका है कि जब दोनों ही पक्ष किसी भी ज्यादा फर्दर एग्रेशन को न दिखाते हुए डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ बढ़े, क्योंकि आगे का रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी ही है. और युद्ध अवश्य उन्होंने किया है, युद्ध अभी भी कर रहे हैं. लेकिन जो आगे का जो भविष्य है वो युद्धों से निर्धारित नहीं होगा. अगर शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता हासिल करना है तो डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा, डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना होगा. और ये बात इजराइल के लिए भी उतनी सच है, ईरान के लिए भी उतनी सच है और अमेरिका के लिए भी उतनी सच है. और देखिए रोहित जी, विश्व में युद्धों का कई बार ऐसे विचार भी हैं कि विश्व का जो इतिहास है वो युद्धों का इतिहास है. लेकिन मैं अवश्य इस बात को कहता हूं कि अगर पूरी जो मानवता है वो अगर माइट इज राइट के ही आधार पर चलना शुरू कर दे, तो फिर इंसान होने का तो कोई मतलब नहीं है. अगर व्यक्ति की हम बात करें, मानव समाज की बात करें, तो उसमें क्षमा, करुणा, ममता, दया इत्यादि के जो गुण हैं वो जाहिर है कि हमें अलग करते हैं, हमें ज्यादा
बेहतर बनाते हैं। अदरवाइज जो पशुओं में और मानव में अंतर क्या रह जाएगा। वेरी ट्रू सर। तो विवेक का सहारा लेना होगा, बुद्धिमत्ता का सहारा लेना होगा, इमोशंस पे थोड़े काबू रखने होंगे और डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना होगा। और मैं फिर से इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद से भी कहा था और हम जैसे आपके चैनल पे मैं कितनी बार इस बारे में हम पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूं कि डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन इज द आंसर ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके सर। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो एक शैतानी सोच है, विचारधारा है, जिस पर हमास चलता था, जिस पे हिजबुल्लाह होती चलता था, और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है ईरान की इस्लामिक रिजीम भी ऐसी ही सोच रखती थी। और जिसका कि परिणाम ये हुआ है कि आज ईरान के इस्लामिक रिजीम को ये दिन देखने पड़े हैं। और ये समय आ चुका है कि जो रिमेनिंग लीडरशिप ईरान की है उसे अपनी जो नफरत वाली जो सोच है उसको त्यागना होगा। जब तक वो सोच नहीं त्यागेंगे, जिसके लिए अमेरिका और डायलॉग की जो बात चल रही थी, आतंकवाद को सपोर्ट करना, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, आतंकी सोच नहीं त्यागेंगे, इजराइल यहूदियों के प्रति नफरत वाली सोच नहीं त्यागेंगे, तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ओके सर, ओपनिंग बहुत शानदार आ गया संजीव सर, लेकिन ये बात तो हम समझते हैं आप बहुत ही मैच्योर बात कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, दत्ता सर, डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग ईरान इज प्लेइंग इमेच्योर, ईरान इज प्लेइंग इमेच्योर। वो बस बिना देखे मिसाइलों को फेंक रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने भी गल्फ में बेसिस हैं वो वहीं जाके बिल्कुल मिसाइलें गिर रही हैं। आपको लग रहा है कि ईरान इज प्लेइंग इमेच्योर और ईरान इज प्लेइंग द बेस्ट? देखिए, शहंशाह इमेच्योरिटी तो ट्रंप साहब खुद ही हैं। तो ईरान ने तो देखिए, जब वार्ताएं चल रही थी तब भी ईरान ने ये कहा था कि भाई अधिकतर जो शर्तें थी वो ईरान ने मान ली थी। ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गया था। उसने ये कहा था कि साहब संवर्धन की जो क्षमता है या जो परसेंटेज है उस पर मैं एग्री करने को तैयार हूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी से वो अपना मुआयना करने को तैयार था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि साहब आप अमेरिका एक तरफ से सैंक्शन भी लगाएगा, दूसरे से किसी को सेल्फ डिफेंस का मौका भी नहीं देगा, अगर आप उनके जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम्स है अगर आप उसको रेगुलेट कर देंगे या उसको कर्टेल कर देंगे या उस पर कर्व्स लगा देंगे तो मतलब ईरान तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और वही देखिए पुतिन ने यूक्रेन के साथ किया, उन्होंने सारा न्यूक्लियर आर्सेनल अपने नाम करा लिया और बोला हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो वही रक्षक बाद में भक्षक बन गया। तो ये दत्ता सर तुरंत आ रहा हूं आपके पास, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक ब्रेकिंग आई है, इस पर आपका टेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी रेड क्रेसेंट हमले में मरने वालों की संख्या जो है 787 लोगों की जान अब तक गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया गया है। और वैसे भी देखिए, एक होता है ऐलान, दूसरा होता है इंडिकेशन ही काफी है। अब आप खुद सोचिए, जहां पर इतनी टेंशन चल रही हो, ईरान लगातार दुबई हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, वहां पर मिसाइलें दाग रहा है और बीच में है क्या 33 किलोमीटर का स्ट्रेच ही तो है हॉर्मुज स्ट्रेट। कोई भी वहां पे नहीं जाएगा। जो ऑयल टैंकर्स चलते हैं, हमारी स्मार्ट जनता जानती है, भारत एक्सप्रेस की स्मार्ट जनता, भारत की स्मार्ट जनता जानती है, जो ऑयल टैंकर्स चलते हैं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से अरब सागर के लिए, उनका इंश्योरेंस भी होता है, उनका इंश्योरेंस भी होता है। और इंश्योरेंस कंपनीज भी कह रही हैं उधर से जाओगे हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। लॉयड बहुत बड़ा इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। तो वैसे भी आप समझिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बंद ही पड़ा है ऐसी टेंशन में। दत्ता सर प्लीज कंक्लूड सर। दत्ता सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, ये जिस तरह के ईरान ने सोची समझी रणनीति की तरह अपना जो युद्ध का संचालन चल रहा है, देखिए किसी भी फौज में या किसी भी हिरार्की में जो हिरार्किकल ऑर्डर होता है, वो जो स्केलर चेन होती है वो वेल डिफाइंड होती है। अगर उनकी जो मतलब टॉप हिरार्की अगर उनकी चली गई है तो यकीनन उन्होंने, देखिए जब जून में युद्ध हुआ था तब खामनेई साहब ने कहा था कि मेरे बाद, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इजराइल और अमेरिका इस तरह की टैक्टिक्स में इन्वॉल्व रहता है, उनकी मॉडस ऑपरेंडाई यही है, तो उन्हें मालूम था कि भाई मेरे बाद 3 नाम उन्होंने नामित किए थे कि ये ईरान के सरबराह होंगे। तो ईरान ने पिछले 40-45 साल से यही किया हुआ है। और अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि साहब मैंने उसके मतलब सुपरफिशियल अटैक्स करके उसके जौहरी जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर नुकसान पहुंचा दिया, भाई उनके 3-3 किलोमीटर नीचे 500 किलोमीटर तक की टनल्स हैं, रेलवे लाइन है जहां से उनकी जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है वो मूव कर रहे हैं। उनके साइलों वो चाहे जब पॉपअप कर देते हैं, चाहे जब उनको मतलब बंद कर देते हैं।
तो अभी और दूसरा देखिए, ईरान की जिस तरह की स्ट्राइक हो रही है, ईरान जानता है कि भाई उसने जो रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगाया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी एक उसमें से वो है, दूसरा यूएई जो सबसे नजदीक है अमेरिका के, क्योंकि देखिए यूएई का खाली तेल, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं रीजन में, उनका तेल का वो नहीं है। अगर आप देखें यूएई में 77% तो वो टूरिज्म, रियल एस्टेट बिजनेस और इस तरह के जो धंधे हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। तो उनका जो टूरिज्म है वो इम्पैक्ट हो रहा है। उसने एयरपोर्ट्स पे वॉर किए हैं, उसने बाकी के जो जैसे जब्बल पोर्ट है उसको किया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ओमान देखिए आप, ओमान में करीब 66% अदर देन ऑयल की डिपेंडेंसी है। सॉरी, ओमान में 73% और कतार में 68% और सऊदी में 57%। सही बात है। तो ये सब चीजें देखते हुए ईरान ने बड़ा वेल थॉट और बड़ा मतलब संभल के फूंक के कदम रख रहा है। वो सारे जो अपना असला है एकदम मैं खत्म नहीं करने देना चाहता, बिल्कुल सही क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इस एंगेजमेंट को लंबा खींचने की कोशिश करूंगा, और तब तक उसको जो रूस या चीन वहां से या नॉर्थ कोरिया से जो इमदाद आनी है वो आनी पहले आ चुकी है और फिर आनी शुरू हो जाएगी। परफेक्ट सर, परफेक्ट। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। इस बीच एक ब्रेकिंग है, तुरंत उस पर मैं रिएक्शन लूंगा। तेहरान के एयर स्पेस में ईरानी फाइटर घुसा है। अब देखिए आईडीएफ कह रहा है वो क्लियर कर चुका है, इजरायली एयरफोर्स कह रही है कि वी हैव टू बस्ट आवर टारगेट्स, तो उसके लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। तेहरान के एयर स्पेस में एक बार फिर से ईरान की राजधानी तेहरान के एयर स्पेस में ईरानी फाइटर जेट घुसा है। ईरान के डिफेंस सिस्टम पर इजरायली हमला हुआ है। आप देखिए जितने भी आप समझिए एक वॉर टाइम सिचुएशन में जो बेसिक चीजें हैं, वेदर इट्स पावर, अमेनिटीज या बेसिस, उनको सबसे पहले कोई भी एयरफोर्स टारगेट करती है और उसी दिशा में इजरायली एयरफोर्स। जानकारी है, ताजा जानकारी, टेंशन तो है ही है, टेंशन तो बढ़ी रही है। अभी दत्ता सर कह रहे हैं कि ईरान जो है बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा ही नहीं है कि बस मिसाइल छोड़ दी, कोई उसके आगे पीछे कुछ प्लान नहीं है, कोई एसओपीज नहीं है। पूर्णिमा जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, पूर्णिमा जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्वॉल्व रहती है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर, उनकी सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं उनके एक मैच्योरिटी लेवल को भी आप समझती हैं, आप काफ़ी सीनियर भी हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सीधा सवाल, वॉशिंगटन का मूड बता दीजिए, यहाँ से रिटेलिएशन की नेगोशिएशन। वॉशिंगटन, अभी अमेरिकन का मीडिया अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इट्स अ वन साइडेड स्टोरी। अब वो यूक्रेन का जब रशिया का सिचुएशन शुरू हुआ था, तभी वो विद इन फर्स्ट डे बोल दिया था यूक्रेन इज द विनर। अब यूक्रेन में वो फंडिंग और सपोर्ट, ट्रेनिंग नहीं भेजते, नहीं देते, सीआईए सर इंस्टीट्यूशन में घुसे बैठे नहीं रहते, तो फिर यूक्रेन आज तक फाइट कर पाता क्या? तो ये जो कहने की बात होती है, अभी 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन और से लेकर आज 4 साल हो चुकी है यूक्रेन और रशिया का मामला। पर प्रेसिडेंट ट्रंप हमें क्या बताया था, हमें क्या प्रॉमिस किया था कैंपेन ट्रेल में? 24 आवर्स विद इन डे 1 आई विल स्टॉप दैट वॉर। सही बात है। उनको अगर चाहिए होता, if he was actually for peace, he would have stopped that war. बिकॉज यूक्रेन क्यों एक कॉल कर दो कि हम और फंडिंग नहीं भेजेंगे, सीआईए को सारे को पुल कर दो, ये वार बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको पीस ही नहीं चाहिए था। अब जो कैंपेन में हमें बोला है कि नो वार प्रेसिडेंट, आपने आपको दिखाया कि हम पीस चाहते हैं, हमें नोबेल प्राइज दो। हमने 10 वार, 8 वार, 11 वार, पता नहीं कितना हमने स्टॉप किया। नया वार में हमें ढकेला है विदाउट आस्किंग द पीपल। हमारे अमेरिकन ऑल्सो डिडंट सपोर्ट this. 80% of the people actually didn't support America's involvement in Iran. अभी वहां पे सिर्फ टैक्टिकल सपोर्ट नहीं, उन्होंने एक्चुअली बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं। पहले तो बोल रहे थे कि नहीं, समझी करे वो ही वांट एक्चुअली शॉर्टर टैक्टिकल एंगेजमेंट। उनको 3, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, ही डिडंट इवन एक्सपेक्ट। अभी ये जो शॉक लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, और ऊपर से ये हुआ क्यों, ये भी हमें समझना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही इवन अटैक? इनके हिसाब से हमें बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के लिए। आप मुझे बताइए, तुलसी का भाट का भी एक स्टेटमेंट है कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन नहीं बन रही है। अगर आप पिछले 10 साल से, 5 साल से,
6 महीने से यही बोलते जा रहे हो और कि वो लोग बना रहे, ऊपर से लास्ट 2025 जून में आपने बोला है कि ऑब्लिटरेट किया आपने न्यूक्लियर हाँ वेपन सही को बात वहां है, पे। वो B2 बॉम्ब तो बस फिर मारे हैं हमने। तब झूठ बोले थे कि अभी झूठ बोल रहे हो, हाँ तब सच बोल रहे थे अभी सच बोल रहे हो। ठीक। वन ऑफ देम कैन बी, वन ऑफ देम विल बी राइट, हाँ राइट, इट कांट बी बोथ सेम एट द सेम टाइम। सिमिलरली आपको याद है कि यहाँ पे डोमेस्टिकली इनकी रेटिंग इतना एबिस्मल है, और हमारी जो 2026 का इलेक्शन है, ही इट वाज डिसाइडेड है कि वो जो लूज करने वाले। ठीक है। एट द सेम टाइम एप्स्टीन फाइल का हैंडलिंग इज हाँ सच एन इम्पोर्टेंट केस, ही एक्चुअली कैंपेन ऑन दैट, ठीक सेइंग दैट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कैंपेन किया। अब जाके उन्होंने सिर्फ 2%, लेस देन 2% इंफॉर्मेशन रिलीज किया। ओके मैम। आप देखो, ये ईरान अटैक के बाद ना हाँ एप्स्टीन के बारे में बात हो रही, ना उनका पोल वेरी ट्रू रेटिंग के वेरी बारे में ट्रू। बात हो रही। आई कम बैक सो टू पूर्णिमा इट मैम, इज आप मुझे बहुत फॉर अच्छे इंसाइट्स दे इलेक्शन, रही और हैं। इट्स डायरेक्ट कनेक्शन है। उन्होंने बाराक ओबामा के ऊपर भी टिप्पणी किया था कि ओबामा इज गोइंग टू टारगेट ईरान बिकॉज ही एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, वापस आ रहा हूं पूर्णिमा जी आपके पास। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर हमला हुआ है, इजरायल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए और अग्रेसिव कर दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति भवन पर भी टारगेट किया है। आप जान रहे हैं पेज़ेश्कियान राष्ट्रपति हैं, वो साफ तौर पर अभी भी ललकार ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीजें यहां से वर्स्ट होंगी, सुप्रीम लीडर की मौत का बदला अब लेना हमारा अधिकार है। तो इजरायल भी लगातार अटैक कर रहा है। आपको याद होगा कल भी ऐसी अपडेट्स थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं, वहां से भी कुछ नुकसान हुआ है। और फिर कुछ देर बाद कई जगहों पर घूमते फिरते बेंजामिन नेतन्याहू भी नजर आए थे। फिर खबर यह भी थी कि बंकर्स में भी हैं, लेकिन दोनों तरफ से इसी तरह की परिस्थितियां आ रही हैं ऑब्वियसली। पूर्णिमा जी, आई जस्ट कम बैक टू यू। मेरे को कुमार राकेश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राकेश दा, आपको नमस्ते कर रहा हूं। जस्ट 2 मिनट दीजिए, एक बार संजीव सर का ले लूं, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूं। संजीव सर, आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ एक फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। देश में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या फेल हो गई? आपने इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर ली, आपने यूएई में बात कर ली, आपने ओमान में बात कर ली, और देश में आप समझ रहे हैं संजीव दा, वो कह रहे हैं कि ईरान को लेकर आपने कुछ रुख स्पष्ट नहीं किया। देखिए, भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। मैं ऐसे किसी भी तरीके की जो आलोचना करने वालों से सहमत नहीं हूं, और मैं ये मानता हूं कि भारत ने एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके का पोस्चर अख्तियार कर रखा है। और भारत के प्रधानमंत्री स्वयं जब इजराइल की संसद में जाकर के डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बातें करते हैं, अब्राहम एकॉर्ड्स की बातें करते हैं, और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसी तरीके की संवाद की बातें कही हैं। तो ऐसे तो किसी को ये प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि भारत का कोई रुख नहीं है। भारत का रुख हमेशा से शांति के साथ खड़ा रहने का रहा है। भारत हमेशा संवाद के साथ है। भारत ये कहना कि हम सिर्फ पेरीफेरी पर बैठे हुए हैं और घटनाओं को हम देखने में, आज का नया भारत इसमें यकीन नहीं करता। अगर इसी तरीके के रुख पे चलता तो भारत के प्रधानमंत्री कभी इजराइल की संसद में नहीं जाते। ऐसे समय में भी कि जब ये जानते हुए भी कि अमेरिका की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, भारत एक सकारात्मक संदेश लेकर के गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद से जो बातें कही हैं, उन आलोचकों को जरा गौर से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और उन्होंने सभ्यताओं के बीच में संवाद की बात कही, अब्राहम एकॉर्ड्स की बात कही, और यही आज समय की आवश्यकता है। एक वैश्विक लीडरशिप को दिखाने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि मैं फिर से कहूंगा रोहित जी कि रास्ता मात्र एक है, डायलॉग, डिप्लोमेसी, नेगोशिएटिंग टेबल पर आना ही होगा और बातचीत के रास्ते पे आना ही होगा। चाहे ईरान की रिमेनिंग लीडरशिप अगर भविष्य अपना बेहतर चाहती है तो उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के बारे में सोचना होगा, और उसी तरीके से इजराइल और अमेरिका को भी इसके बारे में विचार करना होगा। यही एकमात्र वे आउट है। नहीं तो आप युद्ध अगर लड़ेंगे तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो शक्तिशाली होगा, जाहिर है कि उसको वो प्रिवेल करेगा, जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं। तो लेकिन विजडम, विवेक, बुद्धिमत्ता, रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी कुछ होता है। सिर्फ माइट ही राइट ही सब कुछ नहीं होता, उसको भी हमें समझना होगा। ठीक है, ये समझना होगा। मैं जान रहा हूं कि इस पर जरूर ब्रिगेडियर दत्ता रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है। दत्ता सर, तुरंत आ रहा हूं, एक ओपनिंग ले लूं बस मैं राकेश दा का, उसके बाद तुरंत इसी पर आपका भी एक रिएक्शन लेना बनता है मुझसे। राकेश दा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, जंग छिड़ चुकी है, चौथा दिन आज हो गया है, अग्रेशन उतना ही है, एस्केलेशन उसी तरीके का है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, इजराइल ने मानो प्रण ले लिया हो, बेंजामिन नेतन्याहू, और वो पुरानी बातें भी हर जगह इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं कि ईरान कह रहा था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और अब क्या कुछ हो रहा है। इंडिया को सेंटर में रखते हुए हम पर क्या इंपैक्ट, राकेश दा?
देखिए, अभी संदीप जी, जो सरकार का जो पूरा पक्ष है उन्होंने रखा। जी जी जो भी 2 दिन पहले सीसीएस की बैठक हुई, उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कही। जी। अभी जो आलोचक कई तरह की बात कर रहे हैं कि खैमने की बात नहीं हुई है, उनकी बात नहीं हुई, लेकिन आज की तारीख में जो सिचुएशन फ्लूइड है, 48 घंटे में बात करें तो किससे करें, नंबर 1। और बात करने के लिए कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है, ईरान के पार्ट पे। ईरान हमारा कितना मित्र रहा है, कितना शत्रु रहा है, इतिहास के पन्नों में वो लिखा हुआ है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। नंबर 2। नंबर 3, अभी जो स्थिति बनी है, जो फ्लूइड सिचुएशन है, जो पूर्णिमा जी बता रही थी, मुझे लगता है कि काफी बड़े छोटी मोटी नहीं, बड़ी कट्टर विरोधी हैं ट्रम्प के। उनका अधिकार है, उनका व्यक्तिगत अधिकार है, अमेरिका में रहती है सर राकेश दा वो ट्रम्प के साथ ही नहीं है, उन्हीं की पार्टी में भी हैं। मुझे मतलब बाकी चीजें मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो उनके सपोर्टर भी हैं, उनकी पॉलिसीज को आगे बढ़ाती है। तुरंत आ रहा हूं, आपका टेक लेना जरूरी है राकेश दा। तेल सप्लाई पर पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान, बदलते हालात के लिए भारत पूर्ण रूप से तैयार है, हमारा जो रिजर्व है वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी सप्लाई चेन कहीं से भी ब्रेकडाउन नहीं हुई है, बहुत स्ट्रांग है। तेल सप्लाई पर पेट्रोलियम मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा बदलते हालात पर भारत पूरी तरीके से तैयार है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, अनस्टेबिलिटी की फिलहाल कोई तस्वीर नहीं है। हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने कहा कई ऐसी कंपनियां हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आती, और इस दिशा में भी ऐसा नहीं है। भारत एक समझदार मुल्क है, मैच्योर मुल्क है, एक ही चीज पर 100% डिपेंडेंसी ऑब्वियसली कोई भी मैच्योर मुल्क नहीं करेगा। राकेश दा प्लीज बोलिए, राकेश दा। नहीं, अभी जो बात कर रहे थे, तो अभी भी जो ट्रम्प जी की पार्टी की हालत है रिपब्लिकन में, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, 90% जो डाटा है, जो फिगर है, 90% तेल जो है वहां से विश्व के जो सप्लाई है 90% के आसपास जाती है। हरदीप पुरी जी के अपने सोर्सेज होंगे, उन्होंने जहां से भी कहा 10% पे डिपेंड हो रहे हैं। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि भारत के पास सिर्फ नेक्स्ट 25 दिनों के लिए जो तेल भंडार है क्रूड का बचा हुआ है, एक खबर ये भी आ रही है। ये भी है। तो इन तमाम इसमें अभी ओमान के सुल्तान से बात की उन्होंने, कुवैत के प्रमुख से बात की हमारे प्रधानमंत्री ने। तो जो भी ओमान, बहरीन, कतर, जो भी स्थिति बनी हुई है, हमारा जो स्टैंड है, भारत का जो स्टैंड है, शुरू से रहा है, शांति दूत कर रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात मानते हैं, हम चाहते हैं सर्वे संतु सुखना सर्वस्तु निरामया की बात करते हैं, और साथ साथ डायलॉग डिप्लोमेसी से शांति की बात कर रहे हैं। आलोचक कई तरह आरोप लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पे, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। आज की स्थिति में भारत की भी कोशिश है, न्यूट्रल भी नहीं है चाहता। जब आपने रूस यूक्रेन में देखा, भारत का जो रोल था, उन्होंने पुतिन से ये बात की और जेलेंस्की से बात की। हाँ, जेलेंस्की के कंधे पर भी हाथ था, सही बात है। जारी थी और सबकी मदद भी की, जहां जिसकी मदद बनी वहां मदद भी की, वो भी सबको पता है। तो आज की स्थिति में जो फ्लूइड सिचुएशन है, अब ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, नेतान्याहू का अलग रोल है, उनका अलग स्टेटमेंट आ गया है कि जो भी न्यूक्लियर स्टेट है, जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनको वो नहीं संभाल सकते, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ईरान के बाद नेतन्याहू की तो वो बात भी सामने आई है कि ईरान इज नंबर 1, देन नंबर 2 इज पाकिस्तान की टेंशन ना बढ़ जाए। वही बोल रहा था, पाकिस्तान नंबर 2। तो एक नए समीकरण विश्व के परिप्रेक्ष्य में उभर के आ रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है जो मुस्लिम देश के लोग कट्टर बोलते थे, चाहे सऊदी हो, चाहे ओमान हो, या कुवैत हो, या बहरीन, तो कट्टरता वाली बात नहीं इसलिए लग रही है कि कट्टर होते और वास्तव में ओआईसी की बात होती तो खामेनेई को लोग समर्थन करते। और एक खबर ये भी सामने आई कि भाई उनको मरवाया किसने, खामेनेई को, तो सऊदिया का नाम आया है, उनके प्रिंस ने न्यूज फोन किया, इस तरह की खबरें आ रही है, बहुत सारी सर्कुलेशन हो रही है। अभी तो सारी जो चीजें आ रही है सामने में, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबा युद्ध चलेगा। क्योंकि अमेरिका, इजराइल का जिस तरह से जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में ईरानी कितना टिक पाएंगे। ऐसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि 500 फीट नीचे, 600 फीट, तो गाजा की स्थिति लोगों ने देखी कि कहाँ का हॉस्पिटल का आर लेकर के, स्कूल का आर लेकर के उन लोगों ने क्या क्या काम किए थे और क्या क्या काम अभी भी कर रहे हैं। वो कब तक चलेगा और देखने की बात है। लेकिन हमारी एक भारतीय होने के नाते हम शांति प्रिय देश है, हम सबसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि विश्व में शांति हो, दोनों देश में जो वैसे भी हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता डेस्क पे आए और वो शांति से सुलझाएं। ओके राकेश दा, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। ब्रिगेडियर दत्ता प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, भारत का क्रिस्टल क्लियर स्टैंड सबके सामने है। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत तो शुरू से ही देखिए नॉन अलाइंड रहा है। हम हमेशा निर्गुट रहे हैं, हमने कभी भी किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बने हैं। क्वाड का भी अगर आपको याद होगा तो बहुत दिनों तक भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज क्वाड के साथ नहीं की थी।
बाद में जब चीन के साथ समीकरण बदले तब भारत ने उनके साथ जो मालाबार एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो करनी शुरू की। तो ये बताता है कि किस तरह से भारत की जो स्थिति है, क्योंकि हमारे संबंध ईरान से भी अच्छे रहे हैं और इजराइल से भी मधुर संबंध रहे हैं। ये बिल्कुल कोइंसिडेंट था कि साहब इजराइल में क्या विजिट प्राइम मिनिस्टर साहब का रहा और उसके कुछ दिनों बाद इजराइल ने युद्ध घोषित कर दिया। तो ये किसी चीज का इंडिकेटिव नहीं है। भारत की चिंता केवल ये है, देखिए एक तो सबसे बड़ी चिंता हमारी ये है कि हमारे करीब 1 करोड़ के लोग मतलब करीब जो खाड़ी देशों में है फंसे हुए हैं वहां से, हाँ वो है। दूसरा, हमारा काफी सरमाया वहां लगा हुआ है। चाबहार पे आप देखिए भारत ने काफी पैसा लगाया हुआ है। 10 साल का ऑपरेशन हमें उसके लिए मिला हुआ था। और बाकी जो रेमिटेंस इकोनॉमी है, क्योंकि भारत पे देखिए भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है तेल की वो सबसे ज्यादा है। तो भारत की चिंता एनर्जी को लेके है, भारत की चिंता अपने डायस्पोरा को लेके है, भारत की चिंता उस रेमिटेंस इकोनॉमी के लिए है। क्योंकि भारत के काफी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो धनाढ़ लोग हैं वही हैं। आप देखिए जो आर्टिजन हैं, जो मतलब मजदूर भाई हैं, जो और इस तरह के मतलब जो कर्मयोगी हैं, वो काफी मतलब एम्प्लॉयड हैं और डिप्लॉयड हैं इन कंट्रीज में। तो भारत चाहेगा उनकी भी सुरक्षा हो। तो भारत का देखिए रोल यही रहा है। तो हमेशा ही देखिए एक चीज बताई थी इन्होंने। दत्ता सर, आपकी बात अधूरी रह गई है, पूरी करूंगा, वादा है आपसे, लेकिन एक ब्रेकिंग है वो ले रहा हूं पहले। ईरान के रक्षा मंत्री माजिद को मार गिराया है, ये एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आया है। ईरान के नए रक्षा मंत्री बने थे माजिद, उन्हें भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मौत की नींद सुला दिया है। जंग को लेकर इजराइल का बड़ा दावा है, देखना होगा ईरान की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ क्लैरिफिकेशन आता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया, सोशल मीडिया, वेदर इट्स मोसाद कमेंट्री और IDF, वो बार बार बता रहा है कि जितने टारगेट्स लॉक किए हैं सबको ब्लॉक डाउन कर रहा है। ईरान के रक्षा मंत्री माजिद को मार गिराया गया है। दत्ता सर प्लीज इस पर भी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। पूर्णिमा जी तुरंत आ रहा हूं। दत्ता सर। हाँ देखिए, ये तो पुरानी इजराइल की मॉडस ऑपरेंडाई है। ईरान तो इसके लिए तैयार था और तैयार रहना भी पड़ेगा उसको, क्योंकि देखिए इजराइल की ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि इट इज ए फोर्टे, कि वो जाके आपकी जो लीडरशिप है उसको खत्म करता है। चाहे आप हमास को ले लें, हिजबुल्लाह को ले लें, आप जिस तरह से हानिया का कत्ल किया गया, वो मतलब ईरान में रहते हुए उन्हीं के एक्सप्लोसिव, उन्हीं के बंदे, और वहीं से उसको मार दिया गया। तो इस बात की तो तवक्को की जा रही थी और खamenei साहब को भी इस बात का इल्म था कि भाई उनका इस तरह से खात्मा किया जा सकता है। कासिम सुलेमानी को कैसे हटाया गया, वो थर्ड पावरफुल आदमी थे ईरान के। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यस, ईरान को अब चाहिए कि भाई अपनी जो लीडरशिप है, क्योंकि देखिए इनएक्सपीरियंस लीडरशिप है, जो एक्सपीरियंस लीडरशिप थी उसका खात्मा हो चुका है। सही बात है। और ये नहीं है नहीं दत्ता सर, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शुरुआती दौर से तो हम सुनते थे ना कि ईरान पे अटैक होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तुरंत आ रहा हूं राकेश दा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन ये चुप्पी क्यों है? ये चुप्पी है कि सन्नाटा? इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पूर्णिमा जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। पूर्णिमा जी प्लीज मुझे बताइए, आप जिस तरीके से बात रख रही हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर में है क्या? 100% है। आपने पिछले एक साल का अगर ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे, मेजर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, हमारी पार्टी हार गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिनको एंडोर्स कर रहे हैं वो उनका भी हाल बहुत खराब हो रहा है। मागा जो है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, वो लिटरली अभी कल्ट फिगर बन चुका है। ही इज द लीडर ऑफ द कल्ट एंड ऑल्सो एनी एसोसिएशन विथ हिम इज ऑल्सो बीइंग सीन एज ए KKK मॉडल। बेसिकली व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मॉडल जो है, व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट का मॉडल जो है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली प्रोजेक्ट 2025 जो इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत बात हुई थी, हमारे जैसे लोगों को ये समझ ही नहीं आया था एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी द रियल पॉलिटिक्स ओवर हियर। Unfortunately, this is what is become the reality. हमने स्टीवन मिलर को वोट नहीं किए थे, ना रस वॉट को वोट किए थे, ना स्टीव विटकॉफ को वोट किए थे, ना जेरेड कुशनर को वोट किए थे, लेकिन वो लोग चला रहे एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ और रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हूँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कल्ट फिगर बन चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी में मैसिव एक
अलाइनमेंट बन चुकी है उनकी, कोई भी उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो उनका इधर सर जाता है, उनका पोजीशन जाता है, पे जाता है। आ रहा हूं मैं, वापस आ रहा हूं। देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नुकसान की खबर आई है। सैटेलाइट इमेजेस से इस नुकसान की बड़ी इमेजेस साझा की गई है। नतांज, आप जानते हैं, नतांज परमाणु ठिकाना, न्यूक्लियर साइट, जिस पर इससे पहले भी जून, जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, पूर्णिमा जी भी जिक्र कर रही थी कि तब झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हो, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से नुकसान का खुलासा हुआ है। अब ये चीजें और टेंशन में है। अगर वहां पर कुछ रिसाव हो, लीकेज हो, उसको कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? वो गैसेस की तस्वीरें तो सैटेलाइट इमेजेस भी नहीं दिखा सकती ना। ठीक है, तो नतांज परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कई ऐसी ब्रेकिंग्स लगातार फ्लोट कर रही हैं, कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जो लोगों को वाकई सोचने पर विषय मजबूर कर रही हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स को जो मेरे साथ जुड़े। इस बीच बड़ी खबर है, रूस के विदेश मंत्री लावरोव, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा ईरान में परमाणु बम के सबूत नहीं मिले हैं, ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, लावरोव ये कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये रूस के विदेश मंत्री का बयान है। रूस माना जाता है अलाइंड है बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन रूस भी आप जान रहे हैं पिछले 5 सालों में किस तरीके से एग्जॉस्टेड है यूक्रेन के साथ। मैं क्योंकि अब बिल्कुल अपने क्लोजिंग वक्त में आ रहा हूं, मैं 1.5-2 मिनट ही दे पाऊंगा। पूर्णिमा जी, मैं आप ही के साथ शुरू कर रहा हूं। पूर्णिमा जी, आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे ये बता दीजिएगा, एक आम अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के साथ है कि नहीं है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क। मेजॉरिटी अमेरिकन्स एक्चुअली वाज नॉट सपोर्टिंग एक्शंस अगेंस्ट ईरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो बहुत पहले से इंडिकेशन दे रहे थे कि अटैक करेंगे। आप पहले तो बोलते हो डिप्लोमेसी कर रहे हो, इसको मैं डिप्लोमेसी कैसे बोल सकती हूँ? और ओमान में तो बातचीत चल रही थी बोल के फिर पूर्णिमा जी, ओमान में तो टेबल टॉक्स चली रही थी। ओमान में अगले हफ्ते भी बातचीत होनी थी, उससे पहले ही खामनी को एलिमिनेट कर दिया। टाइमिंग वाला तो फैक्टर है, नो डाउट। लेकिन बात इसको डिप्लोमेसी कैसे कह सकते हो? पहले यूएसएस एब्राहम भेजा, उसके बाद जेरल्ड फोर्ड भेजा, उसके बाद चारों तरफ आपकी जो बेसिस है उसको एक्टिवेट कर दिया, ट्रूप्स उनको सारे अलर्ट कर दिया। आप बोलते हो कि डिप्लोमेसी कर रहे हो, बात कर रहे हो, बट टॉक। दिस इज नॉट ए टॉक, दिस वॉज अ शो, दिस वॉज ए प्रोपागेंडा, दिस वॉज ए ऑप्टिक्स दिखाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन वो बात करते करते फिर से अटैक कर दिया। अब आवर्स से 2-3 घंटा पहले, फर्स्ट अटैक से पहले एक न्यूज भी आ चुका था कि वो डील के बहुत करीब है। अगर ऐसा ही है और वो लोग खुद कह रहे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर नहीं बनाए, वेपन नहीं बनाएंगे, तो अटैक क्यों किया? अब आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। जिस दिन अटैक किया, दैट वाज ऑन सैटरडे। अटैक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला फ्रीडम फॉर इरानियंस। वो संडे आते आते उन्होंने क्या बोला, मैं आप लिख के रखी थी, मैं ऐसा भूल ना जाऊं। संडे आते आते उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला एलिमिनेटिंग द लीडरशिप, एलिमिनेटिंग द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज हिज गोल। अच्छा, उसके बाद आप आगे बढ़िए। मंडे आता है तो उन्होंने ये बोला है कि गोल वाज टू गेट रिड ऑफ द लीडरशिप। उसके बाद बोला है कि वी हैवंट इवन स्टार्टेड हेटिंग देम हार्ड। अच्छा, ये 3 दिन में 3 गोल बताया उन्होंने। उसके बाद आपने टाइमलाइन की बोल रहे, पहले एक न्यूज को बोल रहे हो आप 3-4 दिन की बात है, दूसरे न्यूज को बोल रहे हो आपने 4 to 5 वीक्स है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्होंने क्या बोल रहा है और उनका क्या स्ट्रेटेजी है। पहले तो आपने यहाँ पे कांग्रेशनल अप्रूवल जो है वो नहीं लिया, आपने लिटरली इलीगल अनप्रोवोक्ड वॉर आपने छेड़ दिया, वहां पे जाके अटैक कर लिया। और ईरान का इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी सॉवरेन कंट्री की रिटेलिएट करना या डिफेंसिव एक्शन लेने की पूर्णिमा जी, मैं आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके जैसे लोग, पूर्णिमा जी, मैं सोच रहा हूँ कि आपके जैसे कुछ और लोग अगर रिपब्लिकन में हों, उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, आला कमान से संवाद का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो चीज़ें बेहतर हों। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को अब बीच में अनप्रेडिक्टेबल भी कह रही थी, इमेच्योर भी कह रही थी। आप जैसे लोगों को सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा? नहीं, हमें निकाल दिया जाएगा ना। आप मुझे बताइए, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके जो पैनलिस्ट है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर। आपको पता है, आप बीजेपी का जो सिचुएशन है, आप कोई भी आपके पैनलिस्ट में कोई नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक चू भी नहीं बोलेंगे तो उनको निकाल देंगे पार्टी से। अब एक दिन मैं तो रिपब्लिकन हूँ और रिपब्लिकन मेरे रिपब्लिकन पार्टी भी मुझे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज द सेम थिंग। अगर ट्रूथ के आप सच के पाथ में चलोगे, आपके रास्ते कठिन हो जाएंगे। लेकिन लोग हैं यहाँ पे अपने सोल सेल करके अपने पार्टी पोजीशन पे पावर के लिए वो कुछ भी कर
कर सकते, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती। I know, इसीलिए मैं सच के साथ रहती हूँ, और मैं वो जहां पे ले जाएगा। पोजीशन देगा तो देगा, पोजीशन नहीं देगा तो नो प्रॉब्लम। आई डोंट केयर, आई एम नॉट आफ्टर पोजीशन और पावर, आई एम आफ्टर ट्रूथ। ये उन्हीं के लिए बेटरमेंट होता। पूर्णिमा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए बेटरमेंट होता। राकेश जी प्लीज जल्दी से रिएक्ट कीजिए। राकेश जी सॉरी सर, हाँ, जब अभी पूर्णिमा जी बोल रही थी, मुझे लगा कि अब भारत के लिए बोल रही है, अमेरिका के लिए बोल रही है। अब मुझे नहीं पता रिपब्लिकन पार्टी के किस पोस्ट पे हैं। नंबर 2, नंबर 3, जो उन्होंने बात कही और जो उनके पॉलिसी मेकर्स की बात है, तो वहां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है, इसके एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं। पिछले टर्म में कितने पावर उन्होंने इस्तेमाल किए? अमेरिका के इतिहास के सबसे अलग किस्म के राष्ट्रपति रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा उसको यूज किया, उनके परिभाषा में एग्जीक्यूटिव पावर्स को। और ये भी जो युद्ध हो रहा है उसमें मुझे जो जानकारी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल किया, यहाँ की संविधान अलाउ करता है, कोई इसको स्टॉप नहीं कर सकता। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, फैक्चुअली बात रख रहा हूँ। इसके अलावे जो ईरान की बात है, खमेनी के जाने के बाद लोगों को लग रहा था कि एक लिबरल फेस जो कि वहां के लोगों को जानता हो, दोनों को बैलेंस करता हो, प्रो वाले को भी अगेंस्ट वाले को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अराफी को दी गई कमान, जो कि खमेनी के कट्टर सिस्ट थे, वो कट्टरता जिसके लिए पढ़ दो, ब्रेक करो। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा दावा किया है, वो आपके सामने ब्रेकिंग रखी है हमने। देखिए, ईरान के सुरक्षा ठिकानों पर हमला, ये ब्रेकिंग तो हम बार बार आपको बता ही रहे हैं। हिजबुल्लाह के 160 ठिकानों पर भी टारगेट किया गया है। बैरूत में भी जो उनके हेडक्वार्टर्स रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बड़ा दावा है। ब्रिगेडियर दत्ता प्लीज रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से। दत्ता सर, मैं 10 सेकंड में बात खत्म। चलिए, बोलिए राकेश जी। जो माइंडसेट की बात थी, अराफी का जो माइंडसेट है खमेनी की माइंडसेट से अलग नहीं है। तो ईरान क्या करेगा? जिद से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। ब्रिगेडियर साहब बड़ी तकनीकी और बहुत गूढ़ जानकारियां दे रहे थे। वहां पे दिमाग के साथ साथ आपके पास असला भी होना चाहिए, शस्त्र सब होना चाहिए। और अभी एक साथ साथ एक और चीज मैं देख रहा हूं कि इंफॉर्मेशन वार कैसे लड़ी जा रही है, कहां से न्यूज फीड, अमेरिका के कितने लोग हताहत हुए, इतने अमेरिकन बेस पे ईरान ने हमला किया, उसकी कोई खबरें नहीं आ रही है। तो खबरें कहां दब रही है? शायद पूर्णिमा जी के पास वेस्टर्न मीडिया का वो ट्रेंड रहता है। अमेरिकन में दत्ता भी मरे। दत्ता सर, मुझे प्लीज जाते जाते बता दीजिए रोल ऑफ चाइना एंड रशिया। जी दत्ता सर, जी, रोल ऑफ चाइना एंड रूस, क्या करें? हाँ, देखिए, चाइना के जो स्टेटमेंट आए हैं, चाइना वर्क्स साइलेंटली एंड श्योरली। चाइना कोई स्टेटमेंट देके कोई काम नहीं करेगा। जो मदद इमदाद ईरान को देनी होगी वो भिजवाएगा और वो वहां तक पहुंचेगी। रशिया का भी यही है। आप देखिए, जब ये युद्ध शुरू होने से पहले करीब 8 IL-76 और IL-78 आए थे, तो यकीनन उसमें सामरिक सामग्री आई थी। और बाकी और भी कई रास्ते खुले हैं। ये नहीं है कि केवल चाबार जो पोर्ट है या वहां से आएगा, या आपने एयरफील्ड्स को बिल्कुल नष्ट कर दिया तो नहीं आएगा। और भी कई तरीके हैं, वहां से रसद आ सकती है, लड़ाके आ सकते हैं। और ईरान का जो मनोबल है, ये देश बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ईरान के शुभचिंतक तो हैं ही, लेकिन ये अमेरिका का डाउनफॉल भी चाहते हैं। परफेक्ट। तो यही और कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तेल का भी तो खेल है। संजीव सर, आई हैव टू गो कंक्लूड नाउ, लेकिन मैं आपके बिना, आपके रिएक्शन के बिना क्लोज नहीं करूंगा। 40 सेकंड्स प्लीज मुझे बताइए, रशिया चाइना रोल क्या उनका? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रशिया और चाइना किसी तरीके से कोई डायरेक्ट सपोर्ट में कभी आ सकते हैं। वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। न्यूक्लियर कंडीशन में महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट वॉर एफर्ट कर ही नहीं सकती। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। लेकिन एक बात मैं अंत में अवश्य कहना चाहता हूँ रोहित जी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो किया है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नई सोच के साथ किया है। अमेरिका के चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, जिमी कार्टर के बाद से 1979 के बाद से सभी की मंशा यही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कर दिखाया है। लेकिन ईरान के इस्लामिक रिजीम को जो यहूदियों के प्रति जो नफरत थी, जो आतंकवाद को सपोर्ट करने की उनकी नीति थी, उसको एग्जिस्टिंग लीडरशिप को उसको विचार करना चाहिए और तुरंत उसे त्यागना चाहिए। डन। थैंक यू सो मच सर। श्रीवास्तव सर, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। दत्ता सर, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच। राकेश दा, नमस्ते करो, बहुत धन्यवाद। और पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी मेरे साथ। देखिए, अब ये तेल की जंग है, ईगो की जंग है, या फिर 2026 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गैम्बल है, इस पर तो चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।